नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। छतरपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां खाद के अवैध गोदाम पर छापेमारी की गई है। गोदाम से 2000 खाद की बोरियां बरामद की गई हैं। एसडीएम और कृषि अधिकारियों ने यह छापेमार कार्रवाई की। अवैध तरीके से खाद की कालाबाजारी हो रही थी और जिस तरीके से ये कालाबाजारी चल रही है और जो हालात बने हुए हैं प्रदेश में, इन हालातों को देखते हुए ये कार्रवाई थोड़ी देर से हुई पर दुरुस्त तरीके से हुई। अब यहां पर अवैध रूप से बेची जा रही खाद को जब्त कर लिया गया है, गोदाम को सील कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह के हालात इस वक्त किसानों के लिए बने हुए हैं, अवैध रूप से भी अगर कहीं खाद मिले तो ले ली जाए, ये परिस्थिति बन गई है किसान की। और उस किसान के पास, जिसके पास थोड़े ज़रूरत भर के पैसे हैं, वो अपनी ज़रूरतों को रोक कर खाद कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ले लेना चाहता है। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, किसान बिना काटे रह सकता है लेकिन बिना बोए नहीं रह सकता। अब बिना खाद के वो बोएगा कैसे? और ये जो कालाबाजारी खाद की हो रही है, ये तो इस पर पलीता लगा रही है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो खाद की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और जो कालाबाजारी की जा रही है, अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ जो खाद को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है, उसको अवैध तरीके से भंडारित करके बिना किसी लाइसेंस और बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के, तो ऐसी ही सूचना जिला कलेक्टर जो है संदीप पार्थ जायसवाल, उनको सूचना लगी थी। तो उस पर उन्होंने एक टीम का गठन किया था, जो एसडीएम छतरपुर और कृषि विभाग के अधिकारियों सहित राजस्व विभाग और पुलिस के विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ईशा नगर में एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई की जाती है। और जब गोदाम की शटर खोली जाती है तो वहां का नजारा जो था वो देखने लायक था। करीब 2000 बोरियां अवैध तरीके से डीएपी खाद की, यूरिया की और सुपर फास्फेट की बोरियां वहां पर अवैध तरीके से भंडारित की गई थी। इस पूरे कार्रवाई में जब अखिल राठौर के नेतृत्व में एसडीएम छतरपुर है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही थी, तो बिल्कुल उस गोदाम को सील किया गया है। और इस पूरी कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं जो खाद माफिया हैं, जो किसानों को ऊंचे दामों में, यानी अपने जो उनके मुंह मांगे दाम होते हैं, उनमें जो खाद बेचते हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और पूरा पुलिस प्रशासन और जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और जो टीम के अन्य जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनके द्वारा पंचनामा बनाकर अब ऐसे जो कालाबाजारी करने वाले जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ, जो खाद माफिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को जो कलेक्टर पार्थ जायसवाल के नेतृत्व में जो कार्रवाई की गई है खाद की कालाबाजारी को लेकर, अवैध भंडारण को लेकर, उसको एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल माना जाएगा कि किसानों के लिए जरूर है राहत भरी खबर है कि उनको जो अब खाद को अवैध तरीके से भंडारित किया जा रहा था या मुंह मांगे दामों में बेचा जा रहा था, उनको अब आसानी से उपलब्ध होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। छतरपुर से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर स्थिति क्या है आपने देखा। तो वहीं मुरैना की यदि बात करें तो मुरैना में भी खाद की किल्लत जारी है। सुबह 4 बजे से खाद लेने के लिए सेंटर्स के बाहर किसानों की लंबी कतार लग जाती है। खाद के लिए महिलाएं भी कतार में लगी हुई हैं और समय पर किसानों को खाद न मिलने की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। और ये देखिए तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि आखिर किस हद तक ये समस्या अब किसानों के लिए चुनौती बन चुकी है। और इस चुनौती से निपटना किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। प्रशासन के पास सिर्फ एक जवाब, अभी नहीं, अभी टोकन ले लीजिए। रबी की फसल का सीजन है और गेहूं और सरसों की बोवनी का अंतिम समय चल रहा है। यही वजह है कि बोवनी के लिए किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ डीएपी और यूरिया दोनों ही खाद नहीं मिल रहे हैं। इस खाद के लिए किसान सुबह 4 बजे से जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से लंबी कतार किसानों की लगी हुई है। और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की भी किसानों में देखने को मिल रही है, जिसका मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं वह टोकन से वंचित न रह जाएं, इसीलिए वह आपस में एक दूसरे पर आक्रोश फूट रहा है। किसानों से बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? अर्जुन तोमर। आए गले दिन आए 15 दिन आए गए। ये देखिए किस तरीके से तस्वीर नजर आ रही होगी आपको कि किस तरीके से किसान आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का आक्रोश इसीलिए फूट रहा है कि 15 दिन से वो खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? भैया कमलेश। कितने दिन से खाद 15 दिन आते क्या कह दिया जाता है? जो कह देता निगट को अब तू नाने बंद करके चले जाते हैं।
हम जाते लौट के चले जाते, फिर क्या करें, क्या लड़ेंगे जेठानी। देखिए और भी कुछ किसान मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? लक्ष्मी लक्ष्मी भाई, कितने दिन से खाद के लिए परेशान? का 1 महीना है, 16 तारीख की 25 तारीख है, पिछले बाकी अक्टूबर की 16 अच्छा, अक्टूबर। आपको आवश्यकता किस खाद की? डीएपी की है, गेहूं हेर रहा है। नहीं है, मिल ही नहीं रहा डीएपी। कितने बजे से लाइन में लगी हो? 4 बजे के सुबह छोड़िए, 1 साल की बच्ची उसको छोड़ के आया के लॉक करके। आपका क्या नाम है भाई? रेखा रेखा भाई, कितने दिन से खाद के लिए परेशान? हम आए हैं 18 तारीख को, तो दूसरी 18 आ गई। क्यों खाद नहीं मिल पा रहा है? पता नहीं, 9 का तो यहाँ खत्म हो जाता है रोजाना। और 4 बजे तो बच्चा स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे छोड़ के आ रहे हैं, क्या करें अब। फसल का अंतिम समय चल रहा है। अंतिम कल गेहूं गिरेंगे, अगर खाद नहीं मिला फिर वैसे ही रहना पड़ेंगे, क्या करें, मरा क्या। देखिए ये वो किसान। तो ये परिस्थितियां हैं ग्राउंड पर, जहां हमारे सहयोगी पहुंचे थे अमित शर्मा। किसानों से भी उन्होंने बात की, महिला किसानों से भी बात की। सभी अपने घर परिवार कामकाज छोड़कर कतार में आकर लगी हुई हैं और परिस्थितियां कितनी चिंताजनक हैं, इसकी स्थिति, ये तस्वीरें और वो बातें अपने आप में सारी तस्दीक कर रही हैं। और खुद अब चलेंगे अमित शर्मा के पास, जहां इस वक्त अमित शर्मा हैं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, ये एक समस्या, गंभीर समस्या, एक चुनौती में परिवर्तित होती जा रही है। बुआई सिर पर आ गई है और कई जगह तो शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक खाद का कोई अता पता नहीं। बिल्कुल, देखिए पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे कि किसानों की ये पूरी भीड़ है और ये खाद वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी कतार नजर आ रही है। दूसरी तरफ अब आप देखेंगे तो यहाँ इस भीड़ का हिस्सा महिला किसान भी बनी हुई हैं, वह भी अपने बारी आने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि गेहूं और सरसों की बोवनी का अंतिम समय चल रहा है और यही वजह है कि वह सुबह 4 बजे से अपने कामकाज को छोड़ करके आ जाती हैं और वो इस भीड़ का हिस्सा बनती हैं। उसके बाद यहाँ से उन्हें टोकन मिल पाता है, लेकिन 15 दिन से यहाँ सिर्फ इन किसानों के हाथ में टोकन ही मिल पा रहा है। बाकी खाद की बात की जाए तो अभी तक इनको खाद नहीं मिल रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं खाद की आपूर्ति है। अब बात कर लेते हैं किसानों से कि आखिर इनको कितने दिन से परेशानी आ रही है। क्या नाम है भैया? रामकेश। कब से आ रहे हो खाद के लिए? 8-10 दिन आते फिर रहे। अच्छा, 10 दिन हो गए, लेकिन खाद मिला? नहीं मिला। आप बताइए, क्या खाद मिल रहा है कि नहीं मिला? 10 दिन हो गए साहब, सही लगे लेने में, कोई ना सुने रो। बीजेपी शासन ही नहीं चाहिए, बहन जो भ्रष्टाचार बनिए के गोदाम भरे हैं और जनता की जो स्थिति बन रही है, औरतों की जो स्थिति बन रही है, जरा फोटो देख के खींचे। माने बीजेपी शासन ही भ्रष्ट शासन है मादर चौथ। हम 3 बजे के रात के यहीं डले हैं सब। ये किसानों का दर्द है, वो झलक रहा है। आप बताइए कब से जी परेशानी, रोज फिर रहे हैं, 8 दिन चले फिरते फिरते कचू ना मिल रहा। 2 महीना आ गए हैं, चल रहा है। तभी के फिर रहे हैं रोज, सकार 3 बजे जाते हैं, मैं तो जना लौटे जाते बस। अंतिम समय चल रहा है बोवनी का, अगर कुछ दिन तक नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो रही जाएगी, तो डर की ये अंतिम समय चल रहा है। उसके बाद क्या नाम है आपका? राम सेवक। कब से परेशान हो रहे हो? 2 महीना आ गई। क्या कह दिया जाता है? उन्होंने दे देंगे खाद, 8 दिन आते घूम रहे हैं, खाद ही ना मिल लो। कौन सा खाद चाहिए? डीएपी तो कैसे ही ना दे रही। तो देखिए ये किसान है, उनका दर्द झलक रहा है कि 2 महीने से भी उन्हें खाद नहीं मिला है। कुछ महिला किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मुन्नी। क्या दिन से खाद के लिए लाइन में लग रही है? गाँव में 15 दिन आते फिर रहे, 1 दिन आना मिला। कितने बजे आ जाती हो? मैं 5 बजे 6 बजे से आ जाते हैं। टोकन मिल गया? नहीं मिला, और नहीं गब्बड़ कर दे, धक्का मुक्का कर दे, भैंते लौट गए आए हैं। बिल्कुल। और अमित, ये जो समस्या है, इस समस्या का हल निकालना उन प्रशासन के अधिकारियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इन किसानों के लिए डीएपी की खाद जरूरी है। लेकिन ये समस्या कब तक हल हो पाएगी? आज के समय में, आधुनिक समय में, जब हम ऑनलाइन सभी सुविधाएं हासिल कर लेते हैं, तो खाद के लिए इतनी मारामारी क्यों है? ये भी गूढ़ प्रश्न, यक्ष प्रश्न बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अमित आपका बातचीत करने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इंदौर से अगली खबर, जहां टोल टैक्स पर विवाद हुआ और कर्मचारी और वाहन चालकों में यह विवाद देखने को मिला। एक वाहन चालक और टोल टैक्स कर्मचारी के बीच लाठी डंडे से मारपीट हुई। मारपीट का यह वीडियो सामने आया। गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था, वाहन में बैठे लोगों का विवाद हुआ था। नेशनल हाईवे 47 की यह घटना बताई जा रही है और ये देखिए तस्वीरें, जहां लाठी डंडे तक निकल आए और टोल कर्मचारी और वाहन चालक के बीच मारपीट हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंदौर से सामने आई तस्वीरें हैं, जहां पर विवाद हुआ तो लाठी डंडे तक उठा लिए गए और तो और वो बूम बैरियर भी तोड़ करके उसी से मारपीट की जाने लगी। गाड़ी निकालने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। टोल पर हुए इस विवाद को लेकर नेशनल हाईवे
कि ये परिस्थिति, जहां काफी देर तक ये हो हल्ला हंगामा चलता रहा। और ग्वालियर में रॉक्सी पुल के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि लिफ्ट के नीचे जमा कचरे में आग लगी थी, जिसके बाद आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। वहीं स्टार प्लाजा के पास फायर एनओसी भी नहीं है। नगर निगम 3 बार नोटिस दे चुका है। लापरवाही के चलते अब स्टार प्लाजा को सील करने की कार्रवाई हो सकती है। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान पर भड़के ओवैसी और छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अब बीजेपी हमें बताएगी कि दीन क्या है और अब दीन चलाने के लिए बीजेपी से इजाजत लेनी होगी। इस सवाल पूछा है असदुद्दीन ओवैसी ने। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे और सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। मेरा भाव, मेरा उद्देश्य ये नहीं था। सिर्फ मस्जिद में जो मुतवल्ली है वो हमारी जानकारी में आ जाए कि आपको क्या बयान देना है, ये है। और चूंकि उनके बयान से हम लगभग सहमत रहेंगे, कुछ राजनीतिक और सियासत का अड्डा नहीं बने, ये उद्देश्य है। इमाम साहब को कोई नहीं है, लगातार वो भाईचारे की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इमामों से हमारा कोई नहीं है, मुतवल्ली है, मुतवल्ली को भी हम पक्ष सुनेंगे। एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि आप क्या जानकारी देना चाहते हैं, वो जानकारी दे दीजिए। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, हालांकि अब तो सफाई भी पेश कर दी गई है उस बयान को लेकर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप बीजेपी से सीखना होगा, दीन कैसे चलाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से जो ट्वीट किया है सोशल साइट एक्स पर और उससे हमला भी बोला है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या उन्हें बताया जाएगा कि उनके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि वक्फ बोर्ड को ये अधिकार भी होते तो ये दफ़ा 25 के तहत आता भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सीधा अब जो वक्फ बोर्ड के कथित तौर पे इस आदेश को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पर वार किए जा रहे हैं, लेकिन वही जो वक्फ बोर्ड के जो डॉक्टर सलीम रजा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और किसी तरह के जो असामाजिक समरसता है वो ना बिगड़े, तो उसको लेकर के उन्होंने ये बातें हैं वो कही थी। और ख़ास उन्होंने ये कहा है कि एक सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें जानकारी आ जाए और राजनीतिक अखाड़ा का अड्डा ना बने, तो उसको लेकर के उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कर दिया है डॉक्टर सलीम ने कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर जो प्रस्तुत किया गया है, तो इससे साफ जाहिर है कि अब जो बातें आई है कथित तौर पर, उन बातों को लेकर के अब जो वार है वो लगातार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात दमघोटू हवा की। दिल्ली की और दिल्ली वालों की सांसें एक बार फिर से जहरीले स्मॉग की वजह से घुटती नजर आ रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज ग्रैब 4 लागू किया गया। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चलाए जाएंगे। मात्र 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्र छात्रा ही ऑफलाइन क्लासेस ले सकेंगे और जो अन्य स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लास लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक मीटिंग करेंगे और जिसमें ग्रैब 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, ग्रैब 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रक्स की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रक्स की एंट्री होगी। और मध्य प्रदेश में सर्दी के साथ साथ शहरों की हवा भी खराब होती जा रही है। हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। कई शहरों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। राजधानी की आबोहवा अब बीमार कर देने वाली हो गई है। नवंबर के शुरुआती 2 हफ्तों में हालात
बहुत बिगड़ गए हैं। भोपाल में आज का AQI 224 दर्ज किया गया, तो वहीं इंदौर का 218, ग्वालियर का 270, मुरैना का 209 दर्ज किया गया है AQI, जहां हवा अब जहरीली होती जा रही है। और ये दमघोंटू हवा कितने दिनों तक और परेशान करेगी, ये भी एक जानने का विषय होगा। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, ये स्मॉग दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों को भी परेशान कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश भी और राजधानी भोपाल की अगर खास तौर पर बात करें तो दिल्ली की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस दुर्भाग्य यह है कि वो राह विकास की नहीं है बल्कि प्रदूषण की है। राजधानी में जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ रहा है और फिर तमाम कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन भोपाल में भी जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर आप कंपेरेटिवली देखें तो भोपाल और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है और जो एरिया वाइज डेंसिटी है उसमें खासा फर्क है, लेकिन उसके बावजूद भोपाल का भी पिछले 2 सप्ताहों का अगर आप AQI के जो डाटा है उसको उठाकर देखें तो 350 के पार भी जो AQI है वो पहुंच चुका है। और ये वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। वेरी पुअर कैटेगरी यानी कि आपको बहुत बीमार बनाने के लिए ये काफ़ी है। खासतौर पर लंग से जुड़े हुए जो डिसीज़ होते हैं, जो ब्रीथ से जुड़ी हुई डिसीज़ होती हैं, वो इसमें काफ़ी फैलने की जो आशंका है वो लगातार बनी रहती है। बहरहाल इसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि लगातार जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स जो है वो बन रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, मकानों के कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। इसके चलते हवा में जो धूल के कण हैं वो मिल जाते हैं और ये फिर जब डेंस हो जाते हैं तो AQI का जो इंडेक्स है वो बढ़ने लगता है। वाहनों का अपना प्रदूषण है। भोपाल के आसपास बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं, चाहे मंडीदीप हो, गोविंदपुरा हो, यहाँ से भी जो धुआं निकलता है वो मुसीबत का सबब बनता है। आसपास के गाँव में जो पराली जलाई जाती है वो एक बड़ा कारण है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब हर साल इस तरीके के हालात बढ़ते हैं और ये इंडेक्स जो है वो लगातार जब बढ़ता जा रहा है तो फिर जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, ये समय पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करते, बड़े कदम क्यों नहीं उठाते, जहां फॉगिंग करने की जरूरत है वहां क्यों नहीं की जाती, कंस्ट्रक्शंस के काम को जिस तरीके से थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबली आगे पीछे किया जा सकता है उसको लेकर काम क्यों नहीं होता, जो उड़ती धूल सड़कों की है उसको रोकने के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं किए जाते, दुरुस्तीकरण क्यों नहीं होता, मरम्मत पहले ही क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि ठंड में ही जो AQI है वो बढ़ता है, उसके पहले तो नॉर्मल स्टेज में बना रहता है। तो तभी अगर पहले बेहतर इंतजाम हो जाए तो इतनी जो स्थिति है वो खराब ना हो। जैसे जैसे ठंड का सीजन बढ़ेगा, ठंड और परवान चढ़ेगी तो ये स्थिति जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और ये उन मरीजों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है जिनको सांस की तकलीफ है या जिन्हें अस्थमा है। इस तरह के मरीजों के लिए ये एक तरह का बहुत बड़ा अलार्म बन जाता है, जो कि जान पर भी खतरा बन जाता है कई बार। बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और छतरपुर में 30,000 के इनामी बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। दरअसल मातगुवा और छतरपुर के बीच ये शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। आरोपी रविंद्र परिहार के पैर में गोली लगी है और घायल रविंद्र परिहार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या के प्रयास में बदमाश 20 दिन से फरार था। हत्या के प्रयास का इस पर आरोप है और कार्रवाई के दौरान पुलिस के ऊपर वो फायरिंग करके भाग गया था और भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर आरोपी को पकड़ लिया है और ये बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है, जिसे अब पुलिस की हिरासत में रखा गया है। फिलहाल हत्या की कोशिश के आरोप के चलते इस पर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश में था और शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा गया। और रायपुर में बेकाबू कार ने कार को टक्कर मार दी। दरअसल टक्कर लगने के बाद कार नाले में जा गिरी और हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को चोट आई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और तेली बांधा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना घटित हुई जिसमें बेकाबू कार ने कार को टक्कर मारी। रायपुर से सामने आई ये पूरा मामला। 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को चोट आई है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त जो हादसे के बाद की स्थिति बनी उसकी तस्वीरें आप देखिए। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं और गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। और ये रायपुर से दुर्घटना की तस्वीर सामने आई जहाँ पर एक कार से कार को टक्कर लगी और ये दुर्घटना हो गई। और सागर में देर रात एक बस पलट गई। आपको बता दें कि छानबीला थाने के
शासन गांव के पास छतरपुर से इंदौर जा रही थी बस और गौवंशों को बचाने के दौरान सड़क किनारे ये पलट गई। दुर्घटना में 12 यात्री घायल हुए, जिसमें 4 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। शाहगढ़ थाना पुलिस और राहगीरों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला और 108 डायल 100 की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ के मामले में बड़ा अपडेट आया। मारे गए 5 नक्सलियों की पहचान हो गई है। नक्सली वनोचा मिछा मुठभेड़ में ढेर, संतोष किरमाची भी मारा गया। नक्सली मनेश की भी मौत हुई है। नागेश और पुनीता भी मुठभेड़ में ढेर हो गए और सभी नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था और इन पर कार्रवाई की गई और इन्हें नक्सली ऑपरेशन के तहत अब मार गिराया गया है। कई बार सरेंडर कर देने और आत्मसमर्पण कर देने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन यहां मारे गए नक्सलियों के द्वारा पुलिस की चेतावनी को, सुरक्षा बलों की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। ऐसे में इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाना ही एकमात्र विकल्प बचा था, जिसमें अब कार्रवाई की गई है। और इस मुठभेड़ में एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि नक्सली वनोचा मिछा मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, जिसके अलावा संतोष किरमाची भी और नक्सली मनेश, नागेश, पुनीता, ये सभी 8-8 लाख रुपए के इनामी नक्सली हैं जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान खत्म कर दिया गया। कांकेर से पूरा मामला सामने आया। मारे गए 5 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। और बलौदाबाजार में किसानों की जमीन से धोखाधड़ी का मामला, आपको बता दें कि कसडोल थाना पहुंचे भवरीवद गांव में किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। दरअसल भवरीद गांव का यह पूरा मामला है। फर्जी तरीके से हुई जमीन की रजिस्ट्री और किसानों ने इस पूरे मामले की जांच के लिए आवेदन किया है। बलौदाबाजार से पूरा घटनाक्रम सामने आया। अब भवरीद गांव के दर्जनों किसान आरोप लगा रहे हैं और किसानों ने पूरे मामले की जांच के लिए आवेदन भी दे दिया है। जांजगीर चांपा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। नशीली टैबलेट्स के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। 3 बाइक्स और नकदी भी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की।